बच्चे जल्दी 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 लाइव आ जाएंगे ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसे कि टाइम बिल्कुल बताया गया था और मैं एकदम सही टाइम पर आप लोग के सामने पहुंच चुकी हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो गिरते लुढ़कते 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 जल्दी से आप लोग आइए ताकि जल्दी से हम अपना क्लास स्टार्ट कर सकें। तो आज की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी की ये हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम चर्चा किस पर करने वाले हैं। तो ये जो आज का क्लास है इसमें हम कर्क रेखा और कर्क रेखा पर कौन कौन से आपके प्रदेश स्थित हैं इस पर हमारी चर्चा होगी। मानक समय रेखा क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आज का टॉपिक बताया, कर्क रेखा पर हमारी चर्चा होने वाली है। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया है कि कर्क रेखा किसको कहते हैं और मकर रेखा किसको कहते हैं। अगर हम इसको ग्लोब के माध्यम से समझें तब भी आप इन चीजों को आराम से समझ सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं ग्लोब के माध्यम से आप लोग को चीजों को समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से ग्लोब हमारा बनेगा। ये क्या है, ये हमारा ग्लोब है ना। अब इसको मैंने बताया था कि जो रेखा बीच से काटती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इस रेखा को, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री पर स्थित होता है आपका, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में एक रेखा होती है जिसको हम कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये कितने डिग्री पर स्थित होती है, ये 23.5 डिग्री पर स्थित होती है। वैसे भूमध्य रेखा के नीचे के साइड पर एक रेखा कुछ इस प्रकार से खींची होती है जिसको हम मकर रेखा कहते हैं और यह भी आपके 23.5 डिग्री पर स्थित होती है। इसके नीचे में फिर एक रेखा मैंने बताया था जिसको अपन अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं या फिर अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ऊपर में एक रेखा कुछ इस प्रकार से होती है जिसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त। और ये भी आपका 66.5 डिग्री पर स्थित होता है और ये भी आपका 66.5 डिग्री पर स्थित होता है। इतनी सारी बातें ऑलरेडी मैंने इसे पहले वाले क्लास में चर्चा कर रखा है, ठीक। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बच्चे, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आपका दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो चुकी थी। ग्लोब के माध्यम से पहले आपको चीजों को समझना जरूरी था कि कौन कौन सी चीजें होती हैं ग्लोब में, कौन कौन सा चीज एक्चुअली लोकेट होता है, जो कि आपको जानना जरूरी है। अब इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी। अब इसका कर्क रेखा से क्या लेना देना है, तो सबसे पहले मैं भारत की जलवायु पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ कि एक्चुअली भारत हमारा ग्लोब में है कहां पर स्थित और वहां पर कौन कौन सी जलवायु पड़ती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या ये वीडियो विजिबल है, एक बार मेरे को बता देंगे। अगर विजिबल है तो फिर हम चीजें स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सेशन को पहले तो लाइक कर दो आप, ठीक है, लाइक का बटन दबा देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे लिंक को ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। अब देखते हैं, ये ग्लोब अपने को दिख चुका है ना। ये जो बीच वाली रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर में जो रेखा दिख रहा है इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब इस ग्लोब में हमारा भारत कहां पर स्थित है, सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा भारत है वो बिल्कुल यहां पर स्थित है कुछ इस प्रकार से। इसको देखकर हमको एक चीज ये समझ आ गया कि जो हमारा भारत है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो है पूरा का पूरा आपका नीचे वाला हिस्सा कर्क रेखा को बीच से काट रहा है। जैसे देखो ये मैप आप लोग को क्लियरली विजिबल होगा और यहां पर जो ये डेज 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 करके बना हुआ है यही आपका कर्क रेखा है भाई। तो कर्क रेखा में भारत का 2 भागों में कर्क रेखा ने बांट दिया है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपका नीचे वाला हिस्सा है। ये तो आप लोग को दिख रहा है। यहां तक चीजें हमको समझ आ गई। आ गया मैडम, अब आगे क्या करना है। तो आगे की बात यह है बच्चे कि वह जगह, ठीक है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती है, वह जगह जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती है, यहां से लेकर के मैं पूरा इस जगह की बात कर रही हूं। जितनी भी जगहें आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती है वह जो जगह होता है वो बहुत गर्म जगह होता है। क्यों गर्म जगह होता है, मैंने आपको बताया है कि सूर्य की जो रोशनी है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच कुछ इस प्रकार से लंबवत टहलते रहती है, घूमते रहती है, विचलन करते रहती है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच में जितने भी
जगह आते हैं ना वो बहुत ज्यादा गर्म वाले जगह रहते हैं। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि इस कर्क रेखा के नीचे वाले हिस्से में हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा भी आ रहा है। इसी वजह से भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय होता है। उष्णकटिबंधीय मतलब यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है। कैसा क्षेत्र होता है? गर्म क्षेत्र होता है। क्यों होता है ये आपको समझ आया? इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा इसी के बीच में सूर्य जो है लंबवत विचलन करते रहता है। तो इस पूरे एरिया में जहां पर, ठीक है, सूर्य लंबवत विचलन करता है, यहां पर गर्मी ही पाई जाएगी। एकदम ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर गर्मी ही पाई जाएगी और यहां पर गर्मी ही पाई जाती है ना। इसीलिए भारत का जो निचले वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो क्लियरली आपको ये चीज समझ आ जाना चाहिए, कर्क रेखा का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हमको समझ आ गया। अब देखो ये जो कर्क रेखा है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम उपोष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंध कहते हैं। तो मैडम ये उष्णकटिबंध तो हमको समझ आ गया, नाम से ही क्लियर है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। लेकिन ये उपोष्णकटिबंध क्या होता है? उपोष्णकटिबंध का मतलब होता है बच्चे ना ज्यादा गर्मी होगा, ठीक है, और ना ज्यादा ठंडी होगा, उसको हम उपोष्णकटिबंध कहते हैं। आगे समझ में? गर्मी क्यों होगा? क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए उस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। जहां ना ज्यादा ठंड होगा, ना ज्यादा गर्मी होगा, उसको हम उपोष्णकटिबंध कहते हैं। अब यहां पर से फिर से एक मामला फंस रहा है। कौन सा मामला फंस रहा है? कि ऊपर वाला हिस्सा तो ठीक है लेकिन कितने तक के हिस्से को हम उपोष्णकटिबंध कहेंगे। तो आपको यही चीज समझना है। अब आ जाओ वापिस से ग्लोब की तरफ, ठीक है। ग्लोब में आने के बाद आपको देखना है कि उपोष्णकटिबंध किसको कहेंगे। तो अब इस ग्लोब में आप समझो कि जो रेखा मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, ग्लोब में आपको चीजें समझनी है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो हिस्सा है इसको कौन सा कटिबंध कहेंगे? हम इसको उष्णकटिबंध कहेंगे। कौन सा कटिबंध कहेंगे? उष्णकटिबंध कहेंगे। अब कर्क रेखा से लेके ये जो आपका आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र है, ठीक है, कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र, और या मैं मैप के माध्यम से बताऊं तो कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा आर्कटिक वृत्त तक का, यही आपका उपोष्णकटिबंध कहलाता है। यही जो हिस्सा है ना ये आपका उपोष्णकटिबंध कहलाएगा। अब इसके ऊपर क्या हो गया? तो आर्कटिक वृत्त से लेकर के ये ध्रुव तक का हिस्सा जो है, ठीक है, आर्कटिक से लेकर के जो ध्रुव तक का हिस्सा है यहां पर शीत कटिबंध पाया जाता है भाई। क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो ऊपर वाला ध्रुव है और जो नीचे वाला ध्रुव है यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पाया जाता है, बहुत ज्यादा, इसी वजह से यहां पर शीत कटिबंध पाया जाता है। सेम चीज नीचे भी लागू होगी। मकर रेखा से लेकर के आपका अंटार्कटिका तक आपका उपोष्णकटिबंध ही पाया जाएगा और इस अंटार्कटिका से नीचे ध्रुव तक यहां पर शीत कटिबंध पाया जाता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पाई जाती है। क्या यहां तक चीजें आपकी क्लियर है? जहां पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ेगी वहां पर एकदम ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा गर्मी पाया जाएगा, इसलिए वहां पर उष्णकटिबंध पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी कहां पड़ती है? ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक पड़ती है, ठीक है। तो ये कैसा कटिबंध है? यह आपका उष्णकटिबंध है। वहीं कर्क से लेकर के आपका जो आर्कटिक वृत्त है और इधर मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिका वृत्त है, यहां पर सूर्य की जो रोशनी है वो कम पड़ती है, तो ज्यादा ना ठंड होता है ना गर्म होता है, इसलिए इस एरिया में आपका उपोष्णकटिबंध पाया जाएगा। दो कटिबंध के बारे में हमने जाना। तीसरा है जो ध्रुव है, ध्रुव के पास बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसी वजह से क्या होता है, इसीलिए यहां पर शीत कटिबंध पाया जाता है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने तीन कटिबंध के बारे में जान लिया। जहां ज्यादा गर्मी है वो उष्णकटिबंध, जहां न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है वो उपोष्णकटिबंध, जहां बहुत ज्यादा ठंडी है वो क्या होता है? आपका शीत कटिबंध होता है। तो यहां पर मैप की अगर मैं बात करूं तो हमने देख लिया नीचे में उष्णकटिबंध है, ठीक है, और ऊपर में आपका उपोष्णकटिबंध है। आपके प्रश्न में अगर आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, ये खैर जब हम जलवायु वाला पोर्शन देखेंगे तभी चीजें आराम से क्लियर होंगी हमारी कि कैसी कैसी जलवायु पाई जाती है। लेकिन फिलहाल आपको समझना है, अगर प्रश्न में पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है तो आप याद रखेंगे भारत की जलवायु कैसी है। देखो नोट्स बनाते हुए चलो, है ना, क्योंकि जियोग्राफी बिल्कुल बेसिक से मैं चालू कर रही हूं और बेसिक से पढ़ते जाएंगे तभी जियोग्राफी का पूरा पोर्शन आपका कवर होगा, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है अगर पूछे तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखो यहां पर दो शब्द आया, मानसूनी क्यों बोल रहे हैं मैडम? मानसूनी क्यों बोल रहे हैं ये हमको नहीं समझ आ रहा। तो इसका मतलब यह है बच्चे कि भारत में जो हमारे यहाँ वर्षा होती है ना वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है, इसी वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो पूरा का पूरा वर्षा पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज। क्या बता रही हूं मैं कि जो
हमारी भारत में वर्षा होता है वो किससे होता है? मानसूनी जलवायु की वजह से होता है, मानसूनी हवाओं की वजह से होता है। अब ये मानसूनी हवा क्या होता है? ऐसी हवा जो वर्षा करवाती है, उसको हम मानसूनी हवा कहते हैं। और भारत में बारिश कैसे होती है? इन्हीं मानसूनी हवा के माध्यम से भारत में बारिश होती है। इसी वजह से जो भारत की जलवायु है उसको क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यहां तक हमको क्या चीजें क्लियर है? जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सेशन को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। ठीक, ये चीजें हमको समझ आ गई। तो हमने समझ लिया क्या कि ये मानसूनी जलवायु क्यों है। अब अगर कोई बच्चा पूछेगा कि मैडम उष्णकटिबंध ही क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये तो उष्ण भी है, आधा अगर उष्णकटिबंध है तो ऊपर वाला तो उपोष्णकटिबंध भी है, तो फिर हमने भारत की जलवायु को सिर्फ उष्णकटिबंध ही क्यों कहा? उपोष्ण भी तो कह सकते थे ना। इसके पीछे का रीजन है बच्चे, बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन को हम जलवायु में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता दूं कि जो जलवायु है ना वो आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है, भारत की भौगोलिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है। कैसे? मतलब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपका थार का मरुस्थल है, ठीक है, यहां पर आपका हिमालय वाला हिस्सा है, तो ये दोनों ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो उष्णकटिबंध यहां तक पड़ रहा है ना गर्मी, ये जो पूरी गर्मी है वो यहां तक बढ़ जाती है और ये उष्णकटिबंध उपोष्णकटिबंध का नामो निशान मिट जाता है। भारत में सिर्फ एक ही कटिबंध मौजूद हो जाता है, उष्णकटिबंध। किस वजह से? ये थार का मरुस्थल और हिमालय की वजह से। ये उपोष्णकटिबंध खत्म हो जाता है जिस टाइम पर पड़ना होता है, इसीलिए भारत की जो जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब ये कैसे खत्म हो जाता है तो इस पर हम चर्चा करेंगे जलवायु वाले क्लास में। ठीक, फिलहाल आपको ये समझाना मुझे जरूरी था कि कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से में कैसी स्थिति पाई जाती है और नीचे, तो हमने समझ लिया नीचे में उष्णकटिबंध पाया जाता है और ऊपर में उपोष्णकटिबंध पाया जाता है। यहां तक चीजें हमारी क्लियर है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि आखिर ये कर्क रेखा क्या है और कर्क रेखा के बारे में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए, हमने कटिबंध के बारे में जान लिया, मानसून के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करेंगे आखिर इसमें कौन कौन सा प्रदेश स्थित है, या ये बोलूं कि भारत का कौन कौन सा प्रदेश है जो आपके कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको याद रखना है कि भारत का 8 प्रदेश ऐसा है जो कि आपके कर्क रेखा पर स्थित है। अब मित्र पर गमछा झाड़ ये सबने पढ़ लिया है, ये ट्रिक सबको याद हो चुका है, लेकिन अब इससे काम नहीं बनने वाला है ना, क्योंकि अभी आप एग्जाम का जो पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न मैच कर रहा है। तो सिर्फ ये मित्र पर गमछा झाड़ इतना ही पढ़ लिए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं है, डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है ये मैं आपको बताती हूं। तो ये कर्क रेखा आपको क्लियरली विजिबल हो गया। तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 प्रदेश से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा 8 प्रदेश है तो देखना चालू करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपका गुजरात पड़ता है, ठीक है, सबसे पहले क्या पड़ेगा? आपका गुजरात पड़ेगा। जैसे मैं डायग्राम में लिख रही हूं जिस टाइप से लोकेट करके वैसे ही आपको ध्यान रखना है। अगर नोट्स बना रहे तो ऐसे ही बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका गुजरात पड़ेगा, उसके बाद आपका राजस्थान पड़ेगा, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा एरिया पड़ जाता है? आपका झारखंड पड़ेगा। कौन सा एरिया पड़ेगा? झारखंड। झारखंड के बाद यहां पर आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। ये कौन सा एरिया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद बच्चे यहां पर आपका पूरा बांग्लादेश आ जाता है, बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। फिर यहां पर ये दिख रहा है, ये है आपका त्रिपुरा। इस जगह को क्या कहते हैं? त्रिपुरा। और ये जो दिख रहा है ये है आपका मिजोरम, ठीक है। इसको इसी प्रकार से आपको लोकेट करना है। अब आपको यह समझना है कि मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है। ऐसे ही लिखने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इन प्रदेशों की राजधानी से लेकर के, ठीक है। मतलब ऐसा कौन कौन सा राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, या पूछ लेता है सीधे सीधे कि कर्क रेखा के ऊपर में कौन सी स्थान स्थित है या कर्क रेखा के नीचे में कौन सा स्थान स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात का जो गांधीनगर है, ठीक है, गांधीनगर, मैं जैसे लिख रही हूं वैसे ही लिखना। जो गांधीनगर है वो आपके कर्क रेखा के नीचे में स्थित है। राजस्थान की जो राजधानी कौन सी? जयपुर, ये कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है कौन सा है? भोपाल, ये जो है आपका कर्क रेखा के नीचे में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये भी कर्क रेखा के नीचे है। झारखंड की राजधानी रांची, ये भी आपके कर्क रेखा के नीचे में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहते हैं अब, वो भी आपके कर्क रेखा के नीचे में ही स्थित है। अब आ गया आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आ गया आपका मिजोरम। त्रिपुरा की जो राजधानी बच्चे अगरतला, कौन सी है? अगरतला, ठीक है, ये आपके कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। और वहीं मिजोरम की जो राजधानी है कौन सी? आइजोल।
आइजोल, ये भी आपके कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। इतने पॉइंट्स क्या हमको क्लियर है? प्रश्न क्योंकि यहां से बन जाते हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि कौन कौन सा स्थान कर्क रेखा के नीचे में स्थित है और कौन कौन सा ऊपर में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको चीजों को याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले आपका गुजरात हो गया, जिसकी राजधानी गांधीनगर, ये कर्क रेखा के बिल्कुल नीचे में स्थित है। फिर है आपका राजस्थान, इसकी राजधानी है आपका जयपुर, जो कि कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश का भोपाल, यह कर्क रेखा के नीचे में है। छत्तीसगढ़ का रायपुर कर्क रेखा के नीचे में है। झारखंड की राजधानी रांची, यह भी आपके कर्क रेखा के नीचे में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, यह भी बिल्कुल कर्क रेखा के नीचे में है। फिर आगे आपका त्रिपुरा, इसका राजधानी अगरतला, यह कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। और आगे आपका मिजोरम, यह भी कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है कि वह कौन सा स्थान है या वह कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो सर्वोत्तम या सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी, दूरी पर स्थित राजधानी, किसके सर्वाधिक दूरी पर? कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो वो आ जाएगा बच्चे आपका जयपुर। ये जो जयपुर है वो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। किसके अकॉर्डिंग? ये 8 प्रदेशों के अकॉर्डिंग। तो याद रखेंगे सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है? आपकी जयपुर है। तो अब जब सर्वाधिक पूछ रहे हैं तो कम भी पूछेगा, तो सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थित है? तो सबसे कम दूरी पर है आपका कौन सा? झारखंड की राजधानी आपकी रांची। एक्चुअली ये जो रांची है ना, ये कर्क रेखा में ही स्थित है, इसलिए सबसे कम दूरी पर है आपका झारखंड की राजधानी रांची। 2 प्रश्न हमारा बन गया। तीसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? तो कर्क रेखा मतलब सबसे ज्यादा लंबा कौन से प्रदेश में पड़ता है? तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहां है आपकी? तो वो पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। मैंने क्या बताया? कर्क रेखा का, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहां है? तो कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। और यहीं से पूछ लेगा कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां पड़ती है, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में। सबसे कम लंबाई कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी राजस्थान में। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल ना बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो आपका कर्क रेखा है ना वो राजस्थान को एकदम थोड़ा सा ही टच करता है, इसीलिए कर्क रेखा की जो लंबाई है वो सबसे कम आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। तो यहां तक क्या चीजें क्लियर है? ये चारों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कर्क रेखा के सर्वाधिक दूरी पर कौन सा जगह स्थित है, कम दूरी पर कौन सा जगह स्थित है, सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में है, सबसे कम लंबाई कितने राज्य में। इतना आप पेन डाउन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। राजधानी वाला पोर्शन हमारा हो जाता है कंप्लीट। कर्क रेखा यहां पर कंप्लीट 8 प्रदेश को टच करती है। ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही याद करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैप में अगर आप लोकेट कर करके चीजों को याद रखते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से हमको याद होती हैं। देखो, एक ही बार में मैं तुमको पर्वत पढ़ा दूंगी, पठार पढ़ा दूंगी, नदी पढ़ा दूंगी, पढ़ा तो मैं सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे भेजे में घुसना भी तो चाहिए। तो शुरुआत से हम पढ़ते जाएंगे ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए, क्योंकि बैठ करके हम पूरा साल बर्बाद नहीं कर सकते एग्जाम के लिए। हमको अब ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि एक ही बार में हमारा कंप्लीट तैयारी हो सके, ठीक है ना, एक ही बार में हमारा तैयारी अच्छे से हो जाए। हमको इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा। पूरा जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना एग्जाम की तैयारी करने में, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आधा पढ़ रहे थे। जियोग्राफी का थोड़ा सा उठा के पढ़ लिया, करंट अफेयर का इधर थोड़ा सा उठा करके पढ़ लिया, ठीक है, हिंदी को थोड़ा सा पढ़ लिया, और फिर छत्तीसगढ़ी भाषा तो पढ़ना नहीं है, उसका तो दूध भात है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा पढ़। ऐसा नहीं होता है, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बिल्कुल 2 महीने का टारगेट लेकर के चलते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी मैंने भी उठाया है, हम टारगेट लेकर के चलते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी को 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, और इतने अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि हमारा एक मोटा अच्छा खासा नोट्स जो है रेडी हो जाए, और उसके बाद वहां से कोई भी प्रश्न हमारा ना छूटे। जैसे ही कंप्लीट होगा एमसीक्यू भी करवा दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। जियोग्राफी वाला पोर्शन खत्म होता है, फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चालू करेंगे। 21 साल सभी सब्जेक्ट को अगर मैं चालू कर दूंगी तो कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है उसमें, है ना। यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो गई। कर्क रेखा से बस इतना ही पढ़ लो, सफिशिएंट है आपके लिए। अब हम बात करेंगे मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा क्या होता है, या मानक समय रेखा को और क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये कर्क रेखा का बात हो गया जो हमने देखा था। अब यहां पर से एक रेखा कुछ इस प्रकार से खिंची होती है, ठीक है, इसे ही आपका क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये जो मानक समय रेखा है ना, इसे ही आपका क्या कहा जाता है? IST लाइन कहा जाता है। IST लाइन कहा जाता है। अभी IST लाइन क्या है भाई? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है। IST लाइन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है। अब ये मानक समय रेखा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, सभी देशों की सर्व सहमति से डिसाइड हुआ कि हम
एक ही समय को ना निश्चित समय मानेंगे, मतलब वहां पर जो टाइम हो रहा होगा उसी को हम मानक समय रेखा मानेंगे, और फिर मानक समय रेखा मान लिया गया। तो किसको माना गया मानक समय रेखा? तो आपको यही चीज समझना है। ये जो रेखा दिख रही है आपको, यह जो है मैंने आपको बताया था, सबसे पहली बात आपका प्रश्न पूछ लेगा कि जो मानक समय रेखा है वो किस प्रकार की रेखा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो मानक समय रेखा ये सिर्फ देशांतर रेखा होता है, सिर्फ देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा माना जा सकता है, अक्षांश रेखा को नहीं माना जाता है। अब एक बार मैं फिर से बता दूं, देशांतर रेखा कैसा होता है? जो ऐसे 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 खड़ी खड़ी बिल्कुल होता है ना, इसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और जो ऐसे लेटी लेटी रेखा होती है इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसीलिए इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। पहले एक चीज आपको रिकॉल हो गया कि देशांतर किसको कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं। अब मैंने आपको यह बताया कि जो मानक समय रेखा है वो हमेशा देशांतर लाइन में ही इंडिकेट की जाती है, मतलब खड़ी खड़ी ही इसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई। अब दूसरा प्रश्न जो हमसे बनता है कि ये जो मानक समय रेखा है वो कितनी डिग्री पर होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल देशांतर की संख्या कितनी होती है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, एक खड़ी 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 वाला जो लाइन है, ये टोटल कितनी होती है? तो देशांतर रेखा की जो संख्या है ये टोटल 360 होता है, जिसको 360 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब इसको या तो आप 360 डिग्री कह लो या आप इसको 360 रेखा कह लो, जैसी आपकी इच्छा है। तो देशांतर की संख्या कितनी होती है? 360 होती है, 360 रेखा होती है, या फिर बोल दो 360 डिग्री होती है। ठीक है, अब यहीं से हम प्रश्न उठाते हैं कि आखिर इन रेखाओं में से मानक समय रेखा कौन सी रेखा को माना जाएगा। तो जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री को माना जाता है, 82.5 डिग्री को माना जाता है। 82.5 डिग्री को ही क्या माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर इसका पूरा नाम है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसे ही आपका मानक समय रेखा माना जाता है। अब इसको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है 82.5 82.5 82.5 ऐसा करके आपको रटना नहीं है। देखो जीरो से स्टार्ट होता है आपका, जीरो जीरो से फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करते 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 जब आप 82.5 नंबर पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, उसे ही आपका मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये जो मानक समय रेखा, इसका पूरा नाम मैंने बताया, पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि जो मानक समय रेखा है ये कितने प्रदेशों से होकर के गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि जो मानक समय रेखा ये टोटल 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से प्रदेश से होकर के गुजरती है? तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा क्या, ऊपरी में उत्तर प्रदेश। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश को टच करती है। उत्तर प्रदेश के नीचे में आएगा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को टच करती है। मध्य प्रदेश के और नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ को टच करती है। छत्तीसगढ़ से और नीचे आएंगे तो किसको टच करेगा? आपका उड़ीसा को टच करेगा। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे में उड़ीसा को भी थोड़ा सा टच करता है, और उड़ीसा के बाद फाइनली अंतिम में ये आंध्र प्रदेश को टच करता है, आंध्र प्रदेश को टच करता है। तो ऐसे ही लिखना ताकि तुमको याद करते बने। ठीक है, तो 5 ऐसे प्रदेश हैं जिसको आपकी मानक रेखा जो है टच करती है। और मानक रेखा कौन सी लाइन को कहा जाता है? 82.5 डिग्री को कहा जाता है। ये चीजें भी हमने यहाँ पर आपकी क्लियर कर ली। अब यहाँ से बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं। कैसे बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं? तो एक तो हमने मानक रेखा सीख लिया। ठीक है, एक रेखा होता है जिसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब ये ग्रीनविच रेखा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। देखो रटना नहीं है क्लास में, यहां पर आए हैं आप, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। रटने वाला सिस्टम तो बुक से भी पढ़कर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आए हैं मतलब आपको चीजों को समझना है। अब ये जो मानक समय रेखा है इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो आपको ये देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है इसको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो जैसे कि यह जो रेखा है इसको 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब हम 82.5 डिग्री पर पहुंचते हैं तो यहीं पर एक मानक समय रेखा स्थित है। ठीक, मानक समय रेखा इसी को कहा जाता है, और हमारा भारत यहीं पर स्थित है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पर ही हमारा मानक समय रेखा स्थित है। अब ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ना, इस रेखा को नाम दिया गया है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा किसको कहते हैं? तो ये जो 0 डिग्री पर स्थित रेखा है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब इसको ग्रीनविच नाम ही क्यों दिया गया? तो ये जो ग्रीनविच है ना, ये आपके लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। लंदन में एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला का नाम है ग्रीनविच। तो उसी प्रयोगशाला से होकर के जो 0 डिग्री है ना वो गुजरती है, इसी वजह से इस रेखा को नाम दे दिया गया ग्रीनविच रेखा। अब एक बात बताओ मुझे, जो सूर्य है ना, जो सन है आपका, जो सूर्य है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य कहां उगता है और कहां डूबता है, तो आप सीधा बताएंगे मैडम पूर्व में उगता है और पश्चिम में जाकर के डूबता है। तो इसीलिए हम सीधा अनुमान लगा लेते हैं कि पूर्व गति भी सूर्य जो है गति भी कैसे करता होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर ही वो गति करता होगा। दिशा में अगर बना लूं तो ऊपर वाला उत्तर कहलाता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला आपका पूर्व कहलाता है और इधर वाला आपका पश्चिम कहलाता है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि जो सूर्य है वो कैसे गति करता है, हालांकि आप सब जानते हैं सूर्य गति नहीं करता है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है। गति तो पृथ्वी करती है ना आपकी,
लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य कैसे गति करता है, तो आप क्या बताएंगे? जो सूर्य है, क्योंकि वो पूर्व में उगता है, इसीलिए वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे करके गति करेगा। आप सीधा सीधा यही बताएंगे, है ना। अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष पर, प्रश्न में आया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है, तो आप याद रखेंगे जैसा सूर्य दिख रहा है उसके जस्ट उल्टा ही घूमेगी। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है, हम सब जानते हैं, और पश्चिम में जाकर के डूबता है, हम सब जानते हैं। तो जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है। पहला प्रश्न जो आपको याद रखना है, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गया कि सूर्य जो है वो पहले पूर्व दिशा में उगता है, इसीलिए पहले पूर्व दिशा में ही उगेगा। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है, देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन जिसमें भारत का पूर्व वाला लाइन है, कौन सा था ये? कौन सी डिग्री मैंने बताया था? 97 डिग्री, 97.25 डिग्री, है ना। ये वही वाला लाइन था क्या? 97 डिग्री 25 मिनट, जहां पर हमारा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। याद आ रहा है क्या? और इधर जो लाइन था गुजरात का, ठीक है, ये गुजरात का जो कि इसके कौन सा छोर को, पश्चिमी छोर को इंडिकेट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है, मतलब यहां से हमको एक चीज ये समझ आया कि सूर्य सबसे पहले कहां उगेगा? सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, क्योंकि यह सबसे पूर्वी देश है। यही चीज हमको समझ आया। तो सूर्य जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, इसका मतलब है कि सबसे पहले सुबह कहां होगी? अरुणाचल प्रदेश में होगी। फिर जब पृथ्वी घूमते जाएगी घूमते जाएगी घूमते जाएगी घूमते जाएगी, तो घूमते 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 फाइनली सबसे लास्ट में गुजरात में जो है सूर्य यहां पर पहुंचेगा। हालांकि घूमता सूर्य नहीं है, पृथ्वी है, लेकिन आपको यहां पर समझाने के तरीके से मैं बता रही हूं कि सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में उगेगा, मतलब यहां पर सबसे पहले सुबह कहां होगी? तो अरुणाचल प्रदेश में होगी, और सबसे लास्ट में सुबह कहां होगी? तो गुजरात में होगी, क्योंकि वो घूमते जाएगा तब तो जाकर के गुजरात में पहुंचेगा ना। अब यहां से कुछ प्रश्न बन जाते हैं बच्चे, जिसमें आप हो जाते हो परेशान। कैसे? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहां की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो मैंने आपको बताया था कि टोटल भारत में, या ये बोलूं कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो आप जानते हैं टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री है ना, है ना। 360 डिग्री, पूरा एक वृत्त कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। मतलब टोटल देशांतर रेखा कितनी है? 360 रेखा ही है, और इसी 360 रेखा को पृथ्वी को पार करना होता है एक दिशा से दूसरे दिशा पर जाने में। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। हम जानते हैं क्या ये चीज को? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। इस लाइन का मतलब आप क्या समझे? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब यह होता है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, इसका मतलब कि वो 24 घंटे में ये 360 रेखा को पार करती है, तभी पूरा उसका एक चक्र जो है पूरा होता है। तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि जो पृथ्वी है, अगर 360 डिग्री को पार करने में उसको 24 घंटे का समय लगता है, एक अपने अक्ष पर एक राउंड मारने में उसको 24 घंटा लगता है, इसका मतलब ही ये है बच्चे कि पूरा 360 रेखा को पार करने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 रेखा को पार करती है, तो 1 घंटे में कितने रेखा को पार करेगी? प्रश्न उठना चाहिए आपके माइंड में बिल्कुल। तो आप याद रखेंगे, अगर 360 रेखा को पार करने में 24 घंटे का समय लग रहा है पृथ्वी को, तो 1 घंटे में कितना रेखा पार करेगा? तो सीधा सीधा 360/24 कर दो, 24 एक कम और 24 एक 5, 15। 1 घंटे में पृथ्वी 15 रेखा को पार करेगी, मतलब 15 डिग्री को पार करेगी। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा घूमती है, इसका मतलब है वो 24 घंटे में पूरा 360 रेखा को पार करती है। तो अगर इस 360 रेखा को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है, तो 1 घंटे में वो कितनी रेखा को पार करती होगी? तो 1 घंटे में वो 15 रेखा को पार करती होगी। अब यहां से फिर से एक प्रश्न उठता है। कौन सा प्रश्न उठता है? कि अगर पृथ्वी 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब या लिख लो 60 मिनट, ठीक है, अगर पृथ्वी 1 घंटे में 15 रेखा को पार करती है, 1 घंटे में अगर पृथ्वी
15 रेखा को पार करती है तो 1 मिनट में कितने रेखा को पार करेगी? तो फिर से यहां पर क्या आ जाएगा, 1 मिनट में, और सीधा सीधा 60/15 कर दो, तो 15 एकम और 15 चौके 4 रेखा को, या फिर ये बोलूं कि 4 मिनट। तो यहां से हमको एक चीज समझ आ गया, क्या आ गया कि ये जो देशांतर रेखा हमने खींचा है ना, उस एक रेखा से दूसरे रेखा तक पहुंचने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। यही तो यहाँ पे निकला ना कि अगर 1 घंटे में 15 रेखा को पार करती है, ठीक है, तो एक रेखा को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेगी? तो एक रेखा को पार करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेगी। क्या ये चीजें क्लियर है? बिल्कुल अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है, चीजों को जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही लिखो, क्योंकि रटना नहीं है हमको एग्जाम में, ये चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए। मतलब टोटल 360 रेखा को पृथ्वी को पार करना है, तो 360 रेखा तो ठीक है, एक रेखा से दूसरे रेखा तक जाने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा या सूर्य को कितना समय लगेगा, मैं ये बोलूं तो ज्यादा आसान होगा। तो सूर्य को एक रेखा से दूसरे रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। बोलो क्या यहां तक चीजें समझ आ गई? आपको समझ आ गया? हमको कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, तो हम समझ गए कि 360 देशांतर रेखा को पार करना है, तो एक से दूसरे रेखा तक जाने में सूर्य को कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब यहीं से एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा भारत है वो कितने देशांतर में स्थित है, बताओ। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जो भारत है वो जो है 30 डिग्री अक्षांश है ना, और 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यही तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था क्या? ठीक है, मतलब हमारा भारत जो है 30 डिग्री पर स्थित है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक टोटल कितनी रेखा पार करना पड़ेगा सूर्य को? 30 देशांतर रेखा पार करना पड़ेगा। कितना देशांतर रेखा? 30 देशांतर रेखा पार करना पड़ेगा, तभी जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश से जाकर के गुजरात तक पहुंचेगा। यही चीज हम जानते हैं, ये चीज हम जानते हैं ना। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक रेखा को पार करने में जो सूर्य है उसको 4 मिनट का समय लगता है, तो ये 30 रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 30 रेखा को पार करने में ऑब्वियस सी बात है 120 मिनट का समय लगेगा। एक रेखा को पार करने में जब उसको 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 30 रेखा को पार करने में 120 मिनट का समय लगेगा। और इस 120 मिनट को हम 2 घंटा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब सीधा सीधा ये आ जाएगा कि जो सूर्य है वो पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है, उसके बाद फिर गुजरात तक पहुंचने में उसको 2 घंटे का समय लगता है। यही मतलब निकला ना, क्योंकि वो 30 रेखा को पार करेगा तब वो गुजरात तक पहुंचेगा, मतलब उसको 2 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर सूर्य मान लो अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे उगता है, ठीक है, जो सूर्य है अरुणाचल प्रदेश में मान लो 7 बजे उगता है, तो गुजरात में कितने बजे उगेगा? 2 घंटे बाद, मतलब 9 बजे उगेगा। यही तो हमने अभी देखा ना, 9 बजे उगेगा, क्योंकि सूर्य को यहां तक आने में कितना समय लग रहा है? 120 मिनट का समय लग रहा है। प्रश्न में पूछ लेता है, याद रखना है आपको कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 2 घंटे का समय लगता है। क्लियर है यहां तक चीजें? भारत की चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं ग्रीनविच पर चर्चा करना चाहूंगी। अब आप देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री है, ये ग्रीनविच रेखा है और ये आपका भारत है। तो यहां पर देखकर हमको ये चीज समझ आ गया कि जो ग्रीनविच रेखा है इससे पूर्व दिशा में ही हमारा भारत है ना, क्योंकि इस प्रकार से बोले तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो ये जो 0 डिग्री है या ग्रीनविच रेखा है उसके कौन सी दिशा में आपका भारत है? पूर्व दिशा में। और अभी हमने जाना कि जो सूर्य है वो सबसे पहले पूर्व दिशा में ही उगता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य है वो सबसे पहले भारत में उगेगा, ठीक है, और भारत के बाद फिर वो ग्रीनविच रेखा के पास जाएगा, मतलब लंदन में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह कहां होती है? सबसे पहले सुबह भारत में होती है, उसके बाद फिर लंदन में होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में आपका भारत स्थित है, 0 डिग्री के पूर्व में आपका भारत स्थित है, इसलिए सूर्य पहले पूर्व में उगेगा, इसलिए सूर्य पहले भारत में उगेगा। उसके बाद घूमते घूमते डिग्री पार करते 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 आएगा तो 0 डिग्री पर पहुंचेगा, ग्रीनविच रेखा पर। तो पहले तो एक चीज क्लियर हो गई कि भारत में सुबह पहले होगी, उसके बाद ही लंदन में सुबह होती है। अब यहां से एक प्रश्न उठता है कि कितने लेट में, मतलब भारत में अगर मान लो 7 बजे सुबह हो रही है तो फिर लंदन में कितने बजे सुबह होगी? ये प्रश्न आपका बन जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये आप कैसे निकालोगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है सूर्य को? 4 मिनट का समय लगता है। और 0 डिग्री से आपको 82.5 डिग्री निकालना है, मतलब सीधा सीधा आप क्या कर दो, 82.5 गुणित 4 कर दो। इसको करने पर आपका आंसर आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट।
आया समझ में? तो ग्रीनविच रेखा और आपका मानक समय रेखा मतलब भारत की रेखा, इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 घंटे 30 मिनट की, मतलब 5.5 घंटे की दूरी है ये। ठीक है, याद रहेगा, गुणा करके देख लेना, आराम से आ जाएगा आपका। ठीक, तो याद रखना है आपको क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भारत पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए सूर्य पहले भारत में उगेगा, फिर ग्रीनविच रेखा तक जाते जाते मतलब 0 डिग्री तक जाते जाते उसको 5 घंटा 30 मिनट का समय लग जाता है। आया हुआ एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है 5 घंटा 30 मिनट, इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 घंटा 30 मिनट का है। अब एक प्रश्न है जो बच्चों के माइंड में नॉर्मली आ जाता है कि मैडम वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने मानक समय ये 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया था? हमारे भारत में जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया गया था? तो इसका उत्तर यह है बच्चे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समय स्तर ने यह निर्धारित किया कि हम उसी रेखा को मानक समय लेंगे, उसी रेखा को हम मानक समय मानेंगे जो कि आपके 7 का गुणज हो, जिसमें 7 नहीं 7.5, 7.5 का गुणज हो। 7.5 का गुणज हो मतलब वह संख्या ही हमको लेना है जिसमें 7.5 का भाग जाए। याद रखना है इस फैक्ट को, ठीक है, क्योंकि बच्चों के मन में आना एकदम ऑब्वियस सी बात है कि हमने भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री को ही क्यों लिया। इसका रीजन मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह निर्धारित किया गया था सभी देशों की सहमति से कि जिस भी डिजिट को आप मानक समय रेखा मान रहे हो ना, वह जो है 7.5 का गुणज होना चाहिए, मतलब उसमें 7.5 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 7.5 से क्योंकि 82 डिग्री डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से 82 डिग्री को क्या माना गया? मानक समय रेखा माना गया। एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना, यहां से क्योंकि प्रश्न आपके बन ही जाते हैं। इतने सारे फैक्चुअल पॉइंट हमने कर लिया, बोलो कर लिया ना, यहां से तो प्रश्न आपका बाहर नहीं आ सकता, कर्क रेखा और मानक रेखा से चीजें समझ आ गई आपको। अच्छा, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो कर्क रेखा है और जो मानक समय रेखा है, ठीक है, ये जो दोनों समय रेखा है ना, वो एक ऐसा जगह है जहां से दोनों ही गुजरता है, और वो जगह कौन सा है? तो वह जो प्रदेश है वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है जहां से आपका कर्क रेखा भी जाता है और आपका मानक समय रेखा भी जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्न बन जाता है, बाकी जगह से नहीं गुजरता है ना, आपको इसीलिए याद रखना है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का पॉइंट हमको ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से आपका कर्क रेखा भी होकर के गुजरता है और आपका मानक समय रेखा भी होकर के गुजरता है। इतनी पॉइंट्स हमारी क्लियर हो गई। अब मानक समय रेखा के बारे में एक और चीज बताती हूं मैं, एकदम बढ़िया पॉइंट है जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या पॉइंट है? तो देखो, ये थोड़ा सा मैं साफ कर लूं ना ताकि तुम लोगों को अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मानक समय रेखा के बारे में। जैसे कि मान लो ये देशांतर रेखा है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका? देशांतर रेखा है। अब 0 से जब हम गिनना चालू करते हैं तो आ जाएगा आपका 18 डिग्री, ठीक है, फिर आपका पड़ जाएगा 12 डिग्री, फिर पड़ जाएगा 6 डिग्री, 1 2 से काउंट करते 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 जब हम जाएंगे तो ठीक है। अब मान लो जो सूर्य है वो यहां पर है, ठीक, सन कहां है आपका? यहां पर है, तो सूर्य मान लो 0 डिग्री पर है या कोई भी रेखा में स्थित है, कोई भी डिग्री पर सूर्य स्थित है, तो उसका जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो कितनी दूरी तक पड़ता है आपको पता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वो 6 डिग्री तक फैलता है, उसके बाद पूरा 12 डिग्री तक भी उसका प्रकाश फैलता है, और उसके बाद फिर 18 डिग्री तक भी उसका प्रकाश फैलता है। मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा दूरी की अगर मैं बात कर लूं तो जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज्यादा 18 डिग्री तक फैलता है। मतलब सूर्य मान लो यहां पर चमक रहा है तो पूरा 18 डिग्री दूरी तक उसका प्रकाश पूरी तरीके से फैल जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा भारत है उसमें सिर्फ 30 डिग्री का ही डिस्टेंस है, मतलब आपको 30 डिग्री देशांतर ही पार करना है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने पर। और मैंने आपको क्या बताया, अगर सूर्य 0 डिग्री पर है तो लगभग 18 डिग्री तक उसका प्रकाश जो है पहुंच ही जाएगा। मतलब आधा तो दूर से ही दिख जाता है कि भाई आधा क्षेत्र में सुबह हो गई है, आधा क्षेत्र में बस अंधेरा रहेगा आपका। ठीक है, अब इसके थोड़े से नाम होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश मान लो 6 डिग्री तक पड़ रहा है तो ये प्रकाश कैसा होगा सोच करके बताओ। सूर्य का प्रकाश अपने 6 डिग्री दूरी पर सबसे ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? 0 डिग्री पर है मतलब बिल्कुल अपने पास में 6 डिग्री के पास इसका जो प्रकाश है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए 6 डिग्री के पास जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सिविल ट्यूबलाइट कहा जाता है। आपको याद रखना है, सूर्य का प्रकाश जब 6 डिग्री पर पड़ता है तो इसको क्या कहा जाता है? सिविल ट्यूबलाइट कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश जब 6 डिग्री तक फैलता है तो उस दूरी को क्या कहा जाता है? सिविल ट्यूबलाइट कहा जाता है। वहीं सूर्य का प्रकाश जब 12 डिग्री पर पड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? नॉटिकल ट्यूबलाइट कहा जाता है। ठीक है, और वहीं सूर्य का प्रकाश जब 18 डिग्री तक फैलता है तो इसे एक्स्ट्रा नॉटिकल कहा जाता है। एक्स्ट्रा नॉटिकल कहा जाता है। याद रहेगा क्या? अब यहां पर से आपको खुद को अंदाजा लगाना है कि 6 डिग्री तक जब प्रकाश जाएगा मतलब वो बहुत तीव्र प्रकाश होगा, 12 डिग्री पर जाएगा तो थोड़ा सा कम प्रकाश होगा, और जब ये
18 डिग्री तक जाता है तो प्रकाश बहुत ही कम हो चुका होता है, मतलब हल्का हल्का उजाला आपको दिखने लगता है। तो ये याद रखना है आपको पॉइंट कि सूर्य का प्रकाश जब 6 डिग्री तक रहता है उसको क्या कहते हैं, सिविल ट्यूबलाइट कहते हैं। 12 डिग्री पर रहता है उसको नॉटिकल ट्यूबलाइट कहते हैं, और 18 डिग्री पर जब पहुंचता है तो उसको एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉटिकल ट्यूबलाइट कहा जाता है। प्रकाश का रेंज आपको याद रखना है कि सूर्य जो है 18 डिग्री तक पूरा उसका प्रकाश जो है फैला फैला हमको दिखाई देता है। यहां तक पॉइंट्स आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मैं चर्चा कर लूं इसी के अंतर्गत, तो वो ये है हमारा कि जो मानक समय रेखा है, मैंने आपको बता दिया कि वो 5 प्रदेश से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा प्रदेश है वो भी मैंने बता दिया। अब यहां से एक प्रश्न जो आपका बन जाता है कि मानक समय रेखा एक्चुअली में कौन सी जगह से होकर के गुजरता है, तो आपको याद रखना है ये जो मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पहले कहा जाता था, अब इसी को प्रयागराज कहते हैं ना, याद रखेंगे आप, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी नामक जगह से होकर के गुजरता है। तो यहां पर भी थोड़ा सा डाउट है, वो आप याद रखेंगे। नैनीक नामक जगह पहले आंसर में लिया जाता था, अब आपके ऑप्शन में मिर्जापुर आ रहा है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है, मिर्जापुर। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है कि जो मानक समय रेखा है भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी नामक जगह से गुजरता है, ये पहले पूछा जाता था, अब इस नैनी की जगह पर मिर्जापुर को आंसर लिया जा रहा है। आप दोनों ही याद रखेंगे, एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकता, या तो नैनी रहेगा या मिर्जापुर रहेगा, तो आपको दोनों ही पॉइंट को याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, IST रेखा और सूर्य के प्रकाश के बारे में जो चर्चा होनी थी वो हमारी हो गई। ये जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम पूरे डीप तक चले गए, है ना। तो ये आपके मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर मान लीजिए मेंस तक आप पहुंच गए और आपको लिखना है तो ये सारे पॉइंट को बिल्कुल पॉइंट दे देकर आपको लिखना है। बहुत सारे पॉइंट पर हमारी चर्चा हो गई। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच की दूरी कितनी है, 2 घंटे की दूरी है। 2 घंटे की दूरी है मतलब किस चीज की दूरी है, सुबह होने की दूरी है। भाई मानक समय रेखा तो 82.5 को ही हमने माना है, इसका मतलब यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे सुबह हो रहा है तो वो गुजरात में 9 बजे सुबह होगा। तो इनके बीच की दूरी सुबह होने की कितनी है, 2 घंटे की है। ग्रीनविच रेखा से आपका जो मानक समय रेखा है इसकी दूरी कितनी है, तो 5 घंटे 30 मिनट की है। याद रखना है भारत में पहले सूर्य उदित होगा, उसके बाद ही लंदन में उदित होगा। ग्रीनविच नामक प्रयोगशाला से होकर के गुजरता है, इसलिए इसको ग्रीनविच नामक नाम दे दिया गया है। साथ में इसी को IST रेखा भी कहा जाता है, किसको, मानक समय रेखा को। इसका मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं इसको। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट पर हमारी चर्चा हो गई। कर्क रेखा 8 प्रदेश से होकर के गुजरता है, मानक समय रेखा 5 प्रदेश से होकर के गुजरता है। छत्तीसगढ़ कॉमन है, जहां से कर्क भी जाएगा मकर भी जाएगा। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले पर दोनों मिलते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। एक तो कुछ सोर्सेस में कोरिया दिया गया और कुछ सोर्सेस में आपका सूरजपुर दिया गया। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जब हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए क्लास कैसा रहा कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताएंगे। अगर क्लास बिल्कुल मजेदार रहा, मजा आ गया तो ठीक है, और लाइक करेंगे, और सबसे जरूरी काम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है आपको, ताकि वीडियो पे ज्यादा ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आ सके अगर आपको वीडियो समझ आया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।